स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन पॉलिटी की जो लास्ट क्लास थी आपकी, उसमें हमने देखिए आपके आर्टिकल 25 से आगे यानी आर्टिकल 26 से लेकर के और आर्टिकल 30 तक आपके कवर कर लिए थे। यानी कि हमने वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अलावा जो आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स थे वो भी हमने वहाँ पर कवर कर लिए थे, उनको हमने आपको अच्छे से डिटेल से बताया था। आज ये आपके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर की आखिरी क्लास है। देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर रहा, आज आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो देखिए आज हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 31 के साथ, यानी कि आज हम बात करेंगे आपका जो अगला फंडामेंटल राइट आता है उसकी। तो अगला फंडामेंटल राइट कौन सा था? ये था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार। अब देखिए कई लोग कहेंगे कि साहब ये तो डिलीट हो गया, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था, फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए इसको पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ इसका आर्टिकल 31 जो है वही डिलीट हुआ है। बाकी के उसके जो भाई बंधु हैं वे अभी भी आपके मौलिक अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए एक चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि संविधान में पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार, आज सिर्फ 6 हैं। तो वो था कौन सा जो डिलीट हुआ? तो वो था आपका आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 यानी संपत्ति का अधिकार। अब आप सोच के देखिए आखिर इसको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए सबसे पहले तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर बात होगी आपके आर्टिकल 31 की। क्या था? तो वही आपकी संपत्ति का अधिकार। इसमें याद रखें कि इसे डिलीट कर दिया गया। क्या किया गया? इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या किया गया? डिलीट किया गया। अब इसके पीछे कारण क्या था? तो देखिए जब 1950 का दशक था, देश हमारा नया नया आज़ाद हुआ, सरकार को सड़कें बनानी थी, बांध बनाने थे, रेल की पटरियां बनानी थी, कई इमारतें बनानी थी। लेकिन जैसे ही सरकार कहीं पटरी बिछाने जाए या बांध बनाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करे तो किसान और ज़मींदार क्या करते थे? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और कहते थे कि जज साहब ये तो आर्टिकल 31 का उल्लंघन है, हमारा मौलिक अधिकार है, मेरी ज़मीन है, मैं नहीं दूंगा। तो जब मौलिक अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी? सुप्रीम कोर्ट काम को रुकवा देती थी। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि देश का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा था। तो अब यहाँ पर जो नेता थे उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो कैसे काम चलेगा, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ही आता जाएगा, कोई ज़मीन ही नहीं देगा तो ना सड़कें बनेंगी, ना रेल की पटरी बिछेंगी, ना बांध बनेंगे, ना हॉस्पिटल बनेंगे, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, ये फंडामेंटल राइट है ना, इस फंडामेंटल राइट को ही उड़ा देते हैं, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो होता क्या है, जब 1978 में 77 में देखिए चुनाव होते हैं इमरजेंसी के बाद, मोरारजी देसाई की सरकार बनती है जनता पार्टी की। उसने कहा कि यार बहुत हो गया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा डिलीट कर दिया। और क्या किया? उन्होंने इसे बना दिया क्या? इसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया। और इसे क्या बना दिया? इसे विधिक या कानूनी अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अब ये किस में आता है? तो देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट के तौर में 2-3 चीज़ें दी जा सकती हैं। अब यह
भाग 12 यानी कि पार्ट 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भाग वगैरह हम आपको पहले ही करा चुके हैं। भाग 12 के आर्टिकल 300 ए या 300 का में है। तो ये चीज़ भी आपको इसके बारे में यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 31 के बारे में क्या याद रखेंगे कि आर्टिकल 31 जो है उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटा दिया गया। तो अब ये क्या है, फंडामेंटल राइट तो आपका रहा नहीं, तो क्या हो गया, ये आपका कानूनी अधिकार हो गया। और अब ये कहाँ आता है, अब ये आता है भाग 12 और आर्टिकल 300 ए में आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब, अगर ये कानूनी अधिकार है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जब चाहे हमारी ज़मीन छीन लेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार मनमानी नहीं कर सकती। अब यहाँ पर हम अंतर देखेंगे, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, मौलिक व कानूनी अधिकार में अंतर। इस चीज़ को आपको समझना है और यह चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसे आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, होता क्या था, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, कि जब ये मौलिक अधिकार था तब क्या हो सकता था, और अब यह कानूनी अधिकार है तो अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए, तो जब ये कानूनी अधिकार था तो क्या हो सकता था, देखते हैं यहाँ पर, माफ कीजिए, जब ये मौलिक अधिकार था तब क्या हो सकता था। देखिए, जब ये मौलिक अधिकार था तब अगर ज़मीन छिनती तो आप कहाँ जा सकते थे, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो क्या होता था, तो आप ज़मीन छीनने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे जब तक मौलिक अधिकार था। क्योंकि साहब, आर्टिकल 32 जो है आपका, आर्टिकल 32 वो आपको इस बात का अधिकार देता है कि मौलिक अधिकार का हनन होते ही आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब क्या है, अब जब ये कानूनी अधिकार है तो क्या होगा, तो आपकी यदि ज़मीन छीन ली गई तो ज़मीन छीनने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे कि साहब, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो क्या हम कहीं भी नहीं जा सकते? तो ऐसा नहीं है, पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, कई लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण सरकार करती है, फिर क्या होता है, वो कोर्ट से स्टे ले आते हैं। लिखा रहता है ना कई जगह कोर्ट स्टे, तो वो इसी के तहत ले आते हैं सरकार के खिलाफ जाकर। कहाँ से लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 226 के तहत। अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर अब कानूनी अधिकार है, सरकार आपकी ज़मीन ले तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सरकार क्या करेगी, कानून बनाकर आपकी
ज़मीन ले सकती है और आपको मुआवजा देगी, ले सकती है और क्या करेगी, और आपको मुआवजा देगी। पहले क्या होता था, पहले सरकार को जो है काफ़ी सारे मजबूत कारण रखने होते थे सुप्रीम कोर्ट के आगे। अगर कोई चले गया कि साहब इसलिए ज़रूरी है, इसलिए लेनी है, उसमें उस व्यक्ति के भी तर्क सुने जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, यदि उसको जम गया कि साहब नहीं देनी तो वो नहीं देगा ज़मीन, सरकार चाहे कुछ भी करती रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए, मौलिक अधिकार से ये कानूनी अधिकार बना, उससे क्या अंतर आया, यह चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में ही स्टेटमेंट में पूछ ले, मेंस में लिखवा ले, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यदि हम बात करें कि साहब आर्टिकल 31 तो हट गया, तो क्या पूरा ही हटा, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 31 के जो भाई बंधु हैं, जैसे 31A, 31B, 31C, ये जो हैं ये आज भी जिंदा हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 31 के जो और भाई हैं या जो बचे हुए टुकड़े हैं, सरकार को दिक्कत किससे थी, सिर्फ आर्टिकल 31 से थी, तो उसने वो हटा दिया। बाकी के जो इसके भाई बंधु हैं वो बोले कि अभी हम जिंदा हैं। वो RDX भाई थे, वेलकम वाले, उन्होंने कहा अभी हम जिंदा हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आर्टिकल 31A, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। 31B और 31C को नहीं हटाया गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक एक करके बात करेंगे इन तीनों आर्टिकल्स की। तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 31A क्या कहता है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये कहता है कि सरकार अगर जनहित में किसी की भी जागीर संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो कोर्ट उसे फिर रद्द नहीं करेगा उस अधिग्रहण को। क्या कहता है, यह कहता है कि यदि सरकार जनहित में, ये चीज़ याद रखिए, कैसे, जनहित में किसी जमीन का अधिग्रहण करे तो क्या होगा, तो जो कोर्ट है वो उसे रद्द नहीं करेगी। तो कोर्ट अधिग्रहण को रद्द नहीं करेगा। ये चीज़ आपसे कहता है आर्टिकल 31A। यानी कि यदि सरकार को मान लीजिए हॉस्पिटल बनाना है तो ये आपका आर्टिकल 31A हुआ। अब बात करते हैं कि साहब आर्टिकल 31B क्या कहता है। तो देखिए, आर्टिकल 31B ये किस में है, ये 9th शेड्यूल की बात करता है। क्या कहता है कि जो भी कानून, जो भी लॉज 9वीं अनुसूची में है, 9th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं, उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो देखिए, यह क्या कहता है कि जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, अब 9वीं अनुसूची क्या है वो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।
लेकिन देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि पहले ये था, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम चेक कर सकते हैं कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ऐसा ना हो कि आप इसका दुरुपयोग करें। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखिएगा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये 9वीं अनुसूची के तहत ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं जो मन में आया वही कर रहे हैं। सरकार है, किसी सरकार की मंशा ऐसी हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पर चेक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये कहा। आगे चलते हैं, अब देखेंगे आपका आर्टिकल 31C। तो देखिए आर्टिकल 31C क्या कहता है? यह कहता है कि यदि सरकार अमीरों और गरीबों का फासला मिटाने के लिए कानून बनाती है तो वह आपके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से ऊपर माना जाएगा। यानी कि जो आपकी डीपीएसपी वगैरह हैं वो यदि गरीब और अमीर के बीच में फासला मिटा रही हैं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 समानता के अधिकार से ऊपर माना जाएगा। याद रखना है आपको। और जो आपका फ्रीडम वाला था उन दोनों से ऊपर माना जाएगा। तो देखिए यह क्या कहता है कि यदि सरकार अमीर और गरीब के बीच फासला मिटाने के लिए कानून बनाती है तो वह कानून जो है आपके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इन दोनों से ऊपर माना जाएगा, से ऊपर माना जाएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है आपका आर्टिकल 31C, यानी अमीर गरीब के बीच में फासला मिटाने के लिए सरकार चाहे तो आपकी समानता के अधिकार का भी उल्लंघन कर सकती है। वे देखिए कहने के लिए उल्लंघन है लेकिन माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार गरीबी मिटाने के लिए काम कर रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे किसकी? हमारे सुपर हीरो आर्टिकल 32 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब अगला आपके पास जो फंडामेंटल राइट है वो आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि जो छठवां आपके पास फंडामेंटल राइट है वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आपके आता है एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 32। अकेला है लेकिन एक अकेला सब पर भारी, वो हिसाब है इसका। और इसमें क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी इसके लिए क्या कहा था कि ये क्या है, आत्मा है। क्या है इसके लिए, क्या कहा उन्होंने कि
ये तो साहब हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान की आत्मा है। देखिए नीचे ही लिखते हैं, वरना किसी को लगेगा कि आर्टिकल 32 कहता है कि संविधान की आत्मा है और वो उसकी आत्मा की खोज में निकल जाएगा। क्या है ये? संविधान की आत्मा यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? कहा जाता है आपके आर्टिकल 32 को। अब देखिए, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ये आपको एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं आपके घर वाले, और उस गाड़ी में इंजन वो डलवाएं नहीं। यदि इंजन नहीं डलवाएंगे तो गाड़ी कोई काम की नहीं है। ठीक वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें हर प्रकार की आज़ादी देता है, बोलने की, धर्म की, हर प्रकार की। लेकिन यदि पुलिस और सरकार उन्हें छीन ले तो फिर उस आज़ादी का मतलब ही क्या है? क्या करेंगे? तो वहाँ पर आपके काम आएगा आर्टिकल 32। संविधान में आपको अनुच्छेद 32 दिया गया है। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़नी है? इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है 5 रिट। क्या है? 5 रिट हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहता क्या है? तो देखिए, इसके 2 क्लॉज हैं। कौन कौन से? पहला आर्टिकल 32(1). क्या कहता है आर्टिकल 32(1)? ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट में आवेदन का अधिकार है। क्या कहता है? कि प्रत्येक नागरिक को, यानी हर सिटीजन को, अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन का क्या है? अधिकार है। उसको सुप्रीम कोर्ट में आवेदन का अधिकार है कि साहब वो अपने जो उसके ये फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, यदि इनका हनन हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है? तो देखिए, कई लोग क्या है, सीधे रिट्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि डेप्थ में पूछ लिया कि रिट जो हैं किस क्लॉज के अंतर्गत दी गई हैं, तो वहीं पर लोग फंस जाएंगे। तो आपको याद रखना है, जो रिट्स हैं वो आपको आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के तहत दी गई हैं। इसमें क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट्स की संरक्षण यानी रक्षा हेतु आदेश, निर्देश और रिट जारी कर सकता है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट को क्या है? अधिकार है कि वह फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए आदेश यानी कि ऑर्डर, निर्देश यानी कि डायरेक्शंस और रिट जारी कर सकता है। और क्या कर सकता है? और वह रिट जारी कर सकता है। ये आपको जो रिट आप लगाते हैं वो आपके आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, हो सकता है आपको यहीं पर फंसा ले। अब यहाँ पर हम बात करेंगे रिटों की, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको शायद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी यहीं होता होगा रिटों में। तो देखिए,
यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर बात करेंगे रिट्स की। बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो कि साहब इनका नाम तो पता हो, बाकी सब तो ठीक है, पहले पता तो हो कि कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? ट्रिक। और ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है हम पीसी क्यों। आप चैट में लिखते हैं ना, उस प्रकार से। क्या कहती है? ट्रिक कहती है आपसे हम पीसी क्यों। समझते हैं कि भैया ट्रिक में कौन क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है आपके पास क्या? एच। एच से क्या बनेगा? एच से बनता है आपके पास हबियस कॉर्पस। इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपको हिंदी में भी बस ट्रांसलेशन ही लिख के दे दे यदि उसे फंसाना हुआ। हबियस कॉर्पस, यानी कि हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो हिंदी में हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहली हबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या कहती है? तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट आपसे कहता है कि बंदे को हमारे पास लेकर आओ। जो हमने एच यानी कि हम लिया है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो व्यक्ति है उसको हमारे पास लेकर आओ। तो देखिए पहले आसान भाषा में समझते हैं, फिर इसकी जो वैसी भाषा है उसे लिखेंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है बंदे को हमारे पास लाओ। अब देखिए इसमें क्या है? बंदे से आपको याद रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमारे पास यानी हबियस कॉर्पस। तो ये आपको याद रखने के लिए है। अब बात करते हैं कि साहब फैक्चुअल चीज़ें या फिर जो कानून की भाषा में यदि हम बात करें तो देखिए अर्थ क्या हुआ, आपको अर्थ समझना है सबसे पहले। तो अर्थ इसका हुआ टू हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। क्या कहता है? अर्थ कहता है सुप्रीम कोर्ट इसमें सामने वाले से कि यू मे हैव द बॉडी, यानी कि क्या? शरीर को हमारे सामने पेश करो। शरीर या व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश देता है। अब देखिए मान लीजिए पुलिस के पास तो भैया बहुत पावर है, कल को पुलिस आए और आपको उठा के ले जाए सीधे, ना कहीं थाने में एफआईआर लिखे, ना कहीं आपकी गिरफ्तारी दिखाए, बस अपने पास रख ले। ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया? तो ऐसी स्थिति में आपके घर वाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर के वो क्या लगा देंगे? एक रिट लगा देंगे कि साहब हमारे बच्चे को पुलिस जो है जबरन उठा करके ले गई है, कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा यदि ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर जो है रिट जारी कर देगा, हबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। और पुलिस से क्या कहेगा? पुलिस से कहेगा कि तुम्हारे पास वो बॉडी है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वह व्यक्ति हमें हमारे सामने पेश हुआ चाहिए। और जब कोर्ट में बात आती है तो पुलिस हो, सरकार हो, कोई हो, सबके पैर कांपने लग जाते हैं। अब यदि आपको याद भी हो तो जैसे दृश्यम मूवी आपने देखी होगी, तो जब उसमें उस पुलिस ऑफिसर का बेटा गायब होता है और वो उसे अजय देवगन को उठा करके लाते हैं, तो उन्हें क्या होता है? इसी रिट का डर होता है कि यार ऐसा ना हो कि कहीं रिट लग जाए और ऐसी तैसी हो जाए। तो ये क्या है? ये आपको याद रखना है। उदाहरण भी दे देते हैं, जैसे उदाहरण
यदि पुलिस क्या करे, पुलिस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले। किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार कर ले। तो अब देखिए वहाँ पर ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ वो बंदा पेश करना है, वहाँ पर पुलिस पर उल्टा जो है किडनैपिंग का केस भी चला देगा कोर्ट। इतनी पावर है कोर्ट के पास, इसीलिए पुलिस वाले कोर्ट से बहुत डरते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली रेट। अब बात करते हैं दूसरी की। देखिए दूसरी रेट क्या है, ट्रिक हम, तो आ जाएगा एम। तो एम से क्या बनेगा, एम से आपकी बनती है मैंडेमस। क्या बनती है, मैंडेमस। मैंडेमस यानी परमादेश। देखिए नाम ही बता रहा है, परमादेश यानी कि जो कह दिया चुपचाप वो करो, नहीं तो फिर क्या होगा, कोर्ट की पिस्टल बोलेगी, जज साहब का कानून बोलेगा फिर। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि साहब ये जो मैंडेमस है, परमादेश है, आखिर ये कहती क्या है। तो इसमें कहता है, कोर्ट क्या कहता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट कहता है या कोर्ट कहता है, मैं आदेश देता हूं कि मैं तुमको ये आदेश देता हूं, ये कार्य करो। तो ये तो आपका समझने के लिए हुआ, कोर्ट क्या कहता है कि मैं आदेश देता हूं। अब समझते हैं इसका अर्थ। इसी प्रकार से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ इसका हो गया वी कमांड, अर्थात हम आदेश देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश की कोई अवमानना कर दे, इतनी तो आज तक किसी में हिम्मत हुई नहीं है। और जिन्होंने ऐसी हिम्मत की है तो वो उसका अंजाम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ये कब होगा, ये जब होगा जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कार्य ना करे। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कार्य ना करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अब हम आदेश दे रहे हैं कि तुम चुपचाप ये काम करो। हो सकता है कि साहब जो पुलिस है वो आपकी एफआईआर नहीं लिख रही, आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, नहीं लिख रही, आप उठेंगे, आप जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट और कहेंगे कि साहब देखिए ये पुलिस है, ये हमारी एफआईआर नहीं लिख रही है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, एसपी को बुलाओ। एसपी को बुलाएगा, उसको लताड़ेगा बुरी तरीके से और फिर कहेगा कि अब हम आदेश दे रहे हैं कि इस व्यक्ति की एफआईआर लिखी जाए। तो एसपी को लिखनी पड़ेगी और यदि उसने नहीं लिखी तो फिर उसे फिर सुप्रीम कोर्ट अच्छे से बताएगा कि हमारा आदेश ना मानने का अंजाम क्या होता है। तो ये हो गई आपकी मैंडेमस यानी परमादेश। फिर देखिए तीसरी जो रिट है वो कौन सी है, तो तीसरा क्या था, हम पीसी। तो यहाँ पर आएगा पी से क्या है, पी से आपका बनता है प्रोहिबिशन। क्या बनता है, पी से बनता है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। क्या बनता है, यानी बनता है प्रतिषेध। तो देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, पहली चीज़ तो हमें यही समझनी है कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट आखिर कहता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है कि रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट रुकने या पॉज, पी से ये भी याद रहेगा ना, इसलिए
रुकने के लिए कहता है। क्या कहता है कि अरे भाई रुक जाओ अभी हम हैं। लेकिन किसे कहता है वो चीज़ अब हम जानेंगे कि साहब सबसे पहली चीज़ इसका अर्थ क्या है। तो देखिए अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। अर्थ है इसका टू फॉरवर्ड, यानी कि रोकना। किसे, क्या, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत को क्या करता है, निचली अदालत को अब उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाने से रोकता है। उसके अधिकार क्षेत्र यानी कि ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाने से रोकता है। अब मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि साहब ऐसा हो जाए कि विधानसभा में एक स्पीकर क्या करे, एक सदस्य की सदस्यता को रद्द कर दे और वो सदस्य चला जाए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करना चालू कर दे। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है हाई कोर्ट इस चीज़ की सुनवाई नहीं कर सकता। इस मामले की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या बोलेगा, अरे रोको रोको, अपनी औकात से बाहर मत जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस मामले को सुनो, इसे हम सुनेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को अपने पास लेगा और सुनेगा। या फिर मान लीजिए दो राज्यों में किसी बात को लेकर विवाद है, उनकी जो है सुनवाई हाई कोर्ट करने लग जाए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, रुको बेटा अभी हम जिंदा हैं, तुम अपनी औकात से अपने पजामे से बाहर मत आओ, हम सुनेंगे। फिर क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। तो जैसे उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या, दो राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यदि हाई कोर्ट सुनवाई करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देगा कि भैया तुम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात से बाहर की चीज़ है, तुम किस मुंह से इसकी सुनवाई करोगे। तो ये कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए चौथी रिट को देखते हैं। चौथी रिट कौन सी है, तो चौथी रिट यहाँ पर आती है, क्या था, चौथा था हम PCHM PC, तो अगला आता है आपके पास सी से सिट्योरी। तो देखिए सिट्योरी यानी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है, यहाँ पर है उत्प्रेषण। इसमें क्या होगा, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आसान भाषा में समझना है, बाकी की चीज़ें तभी तो याद रखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट या जो ऊपरी कोर्ट है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, कोर्ट क्या कहता है, इसमें हाई कोर्ट भी कह सकता है। कोर्ट कहता है कि
क्या निचली कोर्ट का फैसला गलत है, लाओ हम करेक्ट करें कि निचली अदालत हो सकता है जिला स्तरीय अदालत हो, यह भी हो सकता है हाई कोर्ट हो, निचली अदालत का फैसला गलत है, हम करेक्ट करें। तो देखिए करेक्ट इसलिए लिखा है जिससे सी 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 आप उस चीज़ को लिंक कर सकें। देखिए अब यहाँ पर समझते हैं, अब जो इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो इसका जो अर्थ है लैटिन भाषा से लिया है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड या सूचना देना या मांगना। आगे देखिए अब इसमें होता क्या है, तो देखिए इसमें होता ये है कि जब निचली कोर्ट गलत फैसला दे तो ऊपरी कोर्ट उसे रद्द कर देती है। तो देखिए जब निचली अदालत गलत फैसला दे तो ऊपरी अदालत उसे रद्द या क्वैश कर देती है या उसे अपने पास मंगा लेती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। देखिए जो हमने इससे पहले पढ़ा प्रोहिबिशन, उसमें क्या होगा, उसमें तो चलती सुनवाई को रोक देती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फैसला आने के बाद लगती है ये रिट। तो देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, यह रिट फैसला आने के बाद लगती है। जब उस केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी, उस पर फैसला आ जाएगा कि हाँ साहब ये फैसला है निचली कोर्ट का, तभी तो ऊपरी कोर्ट देखेगी कि फैसला सही है या गलत है। बीच में थोड़े पता चल जाएगा कि हाँ हाँ सही फैसला जा रहा है या गलत जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये रेट कब लगेगी, ये रेट लगती है आपके जब फैसला आ जाए, निचली कोर्ट जब उस पर फैसला दे दे तब यह रेट आपकी लगती है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो हमारी आखिरी रेट है उस पर भी बात करते हैं। तो पांचवी आपकी आती है क्यो वारंटो। क्या था, पीसी क्यू, तो क्यू से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, और यह होती है आपकी क्यो वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। ये हो गई आपकी अधिकार परीक्षा। इसे समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आसान भाषा में समझना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोर्ट पूछता है कि तुम अपना हक बताओ। कोर्ट पूछता है किस हक से, तुमने ये काम किया किस हक से, क्वेश्चन करता है कोर्ट। इस प्रकार से आप इसे याद रखिए, आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाता है इसमें। तो देखिए या कैसे कर सकते हैं, किस अधिकार किस उससे कर सकते हैं,
अर्थ देखते हैं इसका। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किस हक से। किस हक से ऐसा पूछा जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए यह कब लगती है, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पब्लिक ऑफिस पर कब्जा कर ले, यानी किसी पद पर। कब, जब कोई जो व्यक्ति है, जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद को, किसी लोक पद अर्थात पब्लिक ऑफिस को गैर कानूनी रूप से धारण कर ले, तब क्या होगा, तब जो है यह रिट जारी की जा सकती है। तो ये आपकी 5 रिट थी। देखिए हमने ट्रिक से भी आपको समझाया, अच्छे से भी आपको इस चीज़ को समझाया। अब दूसरी जो यहाँ पर हमें चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि साहब यहाँ पर ये जो रिट में कन्फ्यूजन होता है वो होता है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को लेकर। तो देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 32 का यूज़ करता है और हाई कोर्ट इस मामले में आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 को प्रयोग में लेता है। और हाई कोर्ट जो है वो उसको इस चीज़ में ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के बजाय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो केवल मौलिक अधिकारों के लिए है, लेकिन हाई कोर्ट में आप मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के लिए जा सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं आगे आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226। तो देखिएगा अगली हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226 इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसे अच्छे से समझेंगे, टेबल के तहत डिफरेंस आपको समझा देंगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपको इसमें। तो देखिए एक तरफ लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 32, फिर दूसरी तरफ हाई कोर्ट आर्टिकल 226। समझते हैं अंतर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ आप आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जा सकते हैं। केवल किसके लिए है सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 32? केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए। जबकि हाई कोर्ट में या फिर आर्टिकल 226 के तहत आप फंडामेंटल राइट्स प्लस आपके कानूनी अधिकार दोनों के लिए। तो किस की पावर ज़्यादा हुई? तो साहब यहाँ पर तो हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा हुई। फिर देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें, इसका जो अधिकार क्षेत्र है, इसका अधिकार क्षेत्र होता है पूरा भारत, पूरे देश में कहीं भी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि हम बात करें हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जा सकती हैं वो राज्य में ही, केवल उस संबंधित राज्य में ही हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस
जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि सुप्रीम कोर्ट रिट के लिए मना नहीं कर सकता, सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुनवाई के लिए मना नहीं कर सकता। यदि आप सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन हाई कोर्ट सुनवाई से मना कर सकता है। हाई कोर्ट क्या है, सुनवाई से मना कर सकता है। विवेकाधीन है, वो चाहे तो कि हाँ साहब सुन लेंगे, चाहे तो कह दे नहीं नहीं टाइम नहीं है, जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, यहाँ फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखिएगा। एक यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 5 रिट हैं, जबकि हाई कोर्ट में आपको 6 रिट मिलती हैं। ये इन दोनों के बीच में क्या है, मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर देखिए, अब क्या रिट जारी करने की शक्ति सिर्फ कोर्ट को ही मिल सकती है, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो ऐसा नहीं है। संसद चाहे तो एक कानून बनाकर निचली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती हैं, उनको भी यह शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है। तो देखिए, इसी के साथ हमने आपका आर्टिकल 32 जो है वह भी पूरा कर लिया है। तो आर्टिकल 32 क्या है, वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों का ताला खोलती है, और इसी के साथ आपका ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये पूरे होते हैं। अब देखिए 2-3 हैं छोटे छोटे, उन्हें हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं, और 2 आर्टिकल और आते हैं फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, अनुच्छेद 33 और 34, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये बात करता है आपसे आर्मी लॉ के बारे में। क्या कहता है कि इसके तहत क्या होता है, तो देखिए यह क्या करता है, यह संसद को कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। को कुछ, देखिए यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि किन किन की, तो देखिए जैसे ये आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो फौजी लोग हैं, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वे छीन लिए जाते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये कहें कि साहब नींद का अधिकार है, लेकिन भैया आपका वो अधिकार छिन गया है, आपने ड्यूटी ज्वाइन करी, उस दिन आपने साइन किए थे इस चीज़ पर। इधर पुलिस फोर्सेस, कई बार हम देखते हैं कि साहब ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके देखते हैं कि यार इनकी जो जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वो काफ़ी अमानवीय परिस्थितियां हैं, तो इनके तो राइटों का हनन हो रहा है। वहाँ हनन नहीं हो रहा है, इन सरकार इनके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर रोक लगा सकती है। फिर अगला आता है आपका आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34। ये क्या है, ये है आपका मार्शियल लॉ। कहाँ लगता है मार्शियल लॉ, तो ये लगता है साहब जहाँ सिविल प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिविल प्रशासन लो या फिर लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए सेना की सहायता लेनी पड़े।
बनाए रखने के लिए क्या करना पड़े, सैन्य सहायता लेनी पड़े। अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, अंग्रेजों ने चालू किया था ये हिसाब। और ये क्या कहता है, यह कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शियल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाई जा सकती है। अब मान लीजिए दंगे हो गए, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, आप चले गए कोर्ट कि अरे साहब इंटरनेट का अधिकार तो फंडामेंटल राइट में आता है, ऐसे कैसे रोक लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपको मारेगा एक थप्पड़ कि बेटा इतना पढ़ लिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि अगर मार्शियल लॉ लगा हुआ है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं और उसके तहत सरकार ऐसा कर सकती है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात क्या है, बात है कि मार्शियल लॉ जो है, मार्शियल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं है। कि साहब इसमें ऐसा ऐसा होगा, ये मार्शियल लॉ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सरकार इतना कहेगी कि मार्शियल लॉ लग गया है और बात खत्म। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं जो हमारे काम की है लास्ट, और उसके बाद चैप्टर खत्म। तो लास्ट चीज़ समझते हैं मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में अंतर। देखिए महत्वपूर्ण है, क्या पता कल को यही पूछ ले। तो मार्शियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल में अंतर। इसे समझते हैं और उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए एक तरफ लेते हैं क्या, मार्शियल लॉ, दूसरी तरफ लेते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए मार्शियल लॉ क्या है, इसे पूरे देश में नहीं लगा सकते आप। यहीं पूछ लेगा आपसे कि मार्शियल लॉ पूरे देश में लग सकता है क्या, तो नहीं, इसे पूरे देश में नहीं लगा सकते। लेकिन नेशनल इमरजेंसी क्या है, पूरे देश में लग सकती है, पूरे देश में या किसी एक भाग में कहीं भी लग सकती है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे, जबकि नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा सेंटर स्टेट रिलेशन, इन सभी पर फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। मुख्य अंतर तो यही है कि मार्शियल लॉ जो है पूरे देश में नहीं लगता, जबकि नेशनल इमरजेंसी जो है वो पूरे देश में लगाई जाती है। तो मेन इन दोनों के बीच में यही अंतर है जो आपको याद रखना है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर
हमने बात की है कि साहब फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, वे क्या किए जा सकते हैं, वे किए जा सकते हैं आपके सस्पेंड। क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से को छोड़कर, तो 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। यहाँ पर इस फैक्ट को लिख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। इसी के साथ हमने आपके फंडामेंटल राइट वाला जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। इसके नोट्स जो हैं, इसकी ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में DPSPs के साथ।